Okay. Okay, my dear student, thank you. Here is Rasmi. आज जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को बोले थे कि आपको बताएंगे एक और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, और उसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, जो हर एक प्रोग्राम में यूज होगा, वो कहाँ यूज होगा आपका? तो जब आप फंक्शन को आप कहाँ बनाते हैं? क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी के लिए एक प्रोग्राम आज फिर बना करके इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर? तो अपन क्या समझे थे कि क्लास वो होता है जो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। और इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो सी भी देता है और C++ भी देता है, तो इसमें अंतर क्या बोला था कि यहाँ जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसका मेंबर क्लास मेंबर फंक्शन भी हो सकता है और मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, जबकि सी के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में सिर्फ मेंबर वेरिएबल होता है जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन C++ में ये बात नहीं है। तो यहाँ पर जब आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर से बनाइए चाहे वो क्लास से बनाइए, तो इसमें मेंबर वेरिएबल, आप मेंबर वेरिएबल के अलावा मेंबर फंक्शन भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए मेंबर फंक्शन में क्या होता है कि डिक्लेरेशन आप क्लास के अंदर, अभी तक जो भी प्रोग्राम हमने बनाया उसमें क्या हो रहा था कि डिक्लेरेशन आपके क्लास के अंदर हो रहा था, है ना। और हाँ ठीक है। तो क्लास का जो मेंबर फंक्शन जो होता है उसको अपन डिक्लेयर करके और डिफाइन भी हम लोग क्लास में ही कर रहे थे। लेकिन आज जो आपको एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो क्लास का मेंबर जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर आप क्लास में कर दो और डिफाइन आप कहाँ कर दो? क्लास के बाहर कर दो। और इनफैक्ट जो क्लास में फंक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको एक इनलाइन फंक्शन का भी वीडियो बना के डाल दिया है, प्ले लिस्ट में आपका डाला हुआ है। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के मदद से ये संभव है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के मदद से और भी काम किया जाता है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को अगर आप स्टैटिक बनाते हैं तो वहां भी आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मदद लेना पड़ता है। इसके लिए अलग से आपका एक वीडियो आपका डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसको प्लीज देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो, ये हर एग्जाम में काम आता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल पे भी मैंने एक वीडियो शूट किया है, जिसमें अगर सेम नेम का लोकल ग्लोबल वेरिएबल है तो वहां पर भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको स्टैटिक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मदद लेना पड़ता है। उसके लिए भी वीडियो मैंने एक डाला हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आज जो क्लास बना रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम मैं ले रही हूँ ये पहले भी मैंने लिया था और इसको फिर से मैं ले रही हूँ। ये आपके कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है, जैसे 2+3 आई है और 5+7 आई है, तो इस दो नंबर को हम लोग ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे देती हूँ, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to add C++ to add any टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने का तो प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इसमें अपन क्या करेंगे? क्लास को डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई डेटा टाइप अभी तक नहीं है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 2 और 3, 2+3 आई। तो इसके खास बात क्या है? इसमें दो मेंबर हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट, है कि नहीं। तो इस तरह का जब नंबर हमको स्टोर करना पड़ता है तो वी डोंट हैव एनी डेटा टाइप, तो उसके लिए हमको एक डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले क्या लिखेंगे आप? क्लास लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी क्लास का नाम दे सकते हैं। चलिए दे दिया हमने। अब इसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल होगा वो क्या होगा? 2 होगा। एक तो रियल पार्ट के लिए हम लोग लेंगे और दूसरा किसके लिए लेंगे? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ दो हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट का दो मेंबर वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर इस तरह से भी चाहे तो आप सेमीकोलन दे के दोबारा से भी लिख सकते हैं या कॉमा दे करके एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि करना क्या होगा?
तो एक प्रोग्राम, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके जरिए ये दोनों नंबर को क्या करेंगे, हम लोग इनपुट करेंगे। तो उसका चलिए इनपुट नाम ही मैं फंक्शन को दे देती हूँ। अब चलिए इस इनपुट को आप चाहें तो इसी में डिफाइन भी कर सकते हैं या क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसको मैं क्लास के अंदर ही कर देती हूँ, बट आप कर सकते हैं। तो सी इनपुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सी इन लगाना पड़ता है ना। तो सी इन में आप किसको इनपुट करने वाले हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये रियल और ये इमेजिनरी पार्ट किसको इनपुट करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये किस नंबर का रियल और किस नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो ये डिसाइड होगा आप किस ऑब्जेक्ट को कौन सा ऑब्जेक्ट आपका ये फंक्शन कॉल किया है, उस पे डिसाइड होगा कि ये उस ऑब्जेक्ट के रियल और इमेजिनरी पार्ट में नंबर जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको दो ऑब्जेक्ट के रियल दो नंबर आपको स्टोर करना है, ठीक ना। जैसे कि ये प्रोग्राम में दो नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको कम से कम कितना ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आप कहोगे दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यस फाइन। तो सबसे पहले हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट कॉल करेंगे तो उसके रियल इमेजिनरी में चला जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट कॉल करेंगे उसके रियल इमेजिनरी में चला जाएगा। तब आपका दूसरा काम क्या होगा, ऐड करने का, है ना। तो इस ऐड फंक्शन को हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन हम लोग क्लास के बाहर देंगे, कोई आपत्ति, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो इसको मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। ओके, अब हम लोग एक आउटपुट फंक्शन भी बना लेते हैं। आप कहेंगे क्यों मैम, तो आउटपुट फंक्शन अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि जो दोनों नंबर को ऐड करके जो नंबर आया, जैसे इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 + 10 आई, है ना। तो इसका आउटपुट आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये लिख दीजिए सी आउट आफ्टर एडिशन, है ना, आफ्टर एडिशन। तो आफ्टर एडिशन आपका जो आउटपुट आएगा, अगर इसी इनपुट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इसको पहले एक रियल लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, इमेजिनरी। तो रियल के जगह पर 7 और इमेजिनरी के जगह 10 आ जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और अब बताइए, इसको क्लोज कर दिया मैंने, ये तो फंक्शन का क्लोजिंग हुआ और ये क्लास का क्लोजिंग। क्लास के क्लोजिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, सेमीकोलन देना है। फंक्शन के क्लोजिंग में ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें ऐड फंक्शन को जानबूझ के मैंने डिक्लेयर सिर्फ किया है ताकि मैं आपको बता सकूं। आप कहोगे कि मैम क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे इनपुट को किया, आउटपुट को किया, यहाँ भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मुझे बताना है कि अगर आप चाहें तो डेफिनेशन क्लास के बाहर भी दे सकते हैं। तो अगर आप क्लास के बाहर डेफिनेशन देंगे तो हमने क्या बता रखा है आपको पिछले वीडियो में कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मदद लेंगे। और उसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले क्लास का नाम लिखा जाता है ना। तो यहाँ देखिए क्लास का नाम क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ क्लास का नाम आप लिख दिए कॉम्प्लेक्स और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, तो ऐड फंक्शन डिफाइन करना है। तो आपने क्या किया, ऐड में डाल दिया। अब यहाँ गौर से समझिए बात को, ये जब दो नंबर को आप ऐड करेंगे तो ये जो रिजल्ट होगा दैट इज आल्सो ऑफ टाइप व्हाट, कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं। तो इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो आप क्या करेंगे, ये इसमें देखिए अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों नंबर को ऐड करके, ठीक ना, या तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। और चलिए यहाँ पर सपोज कॉम्प्लेक्स है तो ये C3 मैं बना लेती हूँ, ठीक है। C3 बना लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी आपको। तो C3 में आपका जो ऐड होगा वो क्या होगा, C3 के रियल पार्ट में REAL, रियल में क्या जाएगा, रियल में क्या जाएगा आप बताओ। C3 के रियल में फर्स्ट C1 का रियल ऐड होना चाहिए और C2 का रियल ऐड होना चाहिए। अब इसमें C1 और C2 का रियल आएगा कैसे, सवाल ये उठता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैरामीटर यहाँ हम लोग पास कर सकते हैं, है ना। तो इसमें पैरामीटर आप मान लीजिए पास कर लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ लिखा और ये C1 और कॉम्प्लेक्स C2 लिखना पड़ेगा। अच्छा आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रही हैं आप मैम, तो ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि C1 C2 जो है ये
है ना। ये इसमें ये डाटा आएगा कैसे, आखिर ये दोनों ऑब्जेक्ट का डाटा इसमें कैसे आएगा। तो जब हमको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट किसी का डाटा यूज करना होता है फंक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैरामीटर के तौर पे पास कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ जब आपने पैरामीटर के तौर पे पास कर लिया, तो अब आप प्रेम से लिख सकते हैं C1 डॉट रियल, है ना, प्लस C2 डॉट रियल, है ना। तो ये C1 और C2 का रियल ऐड होकर के किस में चला गया, C3 के रियल में। ठीक उसी तरीके से C3 का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें क्या चला जाएगा, C2, हाँ ठीक है, C1 का इमेजिनरी, है ना, C1 का इमेजिनरी प्लस C2 का इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, या तो आप इसमें यहीं पर क्या करेंगे कि रिटर्न यहीं पर आप सी आउट को प्रिंट कर दीजिए, और नहीं तो C3 को आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो अभी प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यहीं पर सी आउट कर दूं आपको, ठीक है। सी आउट करके इस रियल और इमेजिनरी आफ्टर एडिशन में प्रिंट कर देती हूँ। आफ्टर एडिशन में इसको क्या करती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है। आफ्टर एडिशन अगर हमने यहीं पर रियल और इमेजिनरी प्रिंट कर दिया, तो ये किस में चला गया है, C3 के रियल में, और ये किसका प्रिंट होगा, C3 का इमेजिनरी प्रिंट होगा, क्योंकि मेरा जो सम है वो किस ऑब्जेक्ट में है, C3 में है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका तब आउटपुट का जरूरत नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप आउटपुट फंक्शन में इसको करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना पड़ेगा, है ना, तब ये संभव हो पाएगा। और उसको किसी ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैं इसी में कर देती हूँ, और यहाँ से सी आउट फंक्शन को अभी क्या करती हूँ, मैं हटा देती हूँ। इसी सेम प्रोग्राम को रिटर्न करके भी आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो वो उसके लिए अलग से एक और वीडियो मैं बना लूंगी सेम प्रोग्राम के लिए। तो अभी इसको यहाँ से अगर मैं हटा देती हूँ आउटपुट को, तो यही हमने इसको क्या किया, आउटपुट ले लिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अभी भी क्या ये काम करेगा, तो ये अभी भी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने किसी ऑब्जेक्ट को बनाया ही नहीं है, कॉल ही नहीं किया है फंक्शन में। मेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेन के तो कोई फंक्शन कॉल होगा नहीं। तो मेन आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ मैं, ये विजिबल एरिया है आपका, तो यहाँ मैं मेन लिख रही हूँ, ठीक है। इस मेन में आपका सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि आप ऑब्जेक्ट बना लो कोई भी, है ना। तो जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स का दो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ N1 N2 बना लेती हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का दो ऑब्जेक्ट क्या बना लिया मैंने, N1 और N2। अच्छा देखिए, जब N1 N2 बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक N1 मेमोरी लोकेट होगा और यहाँ N2 मेमोरी लोकेट होगा, और दोनों में क्या होगा, रियल और इमेजिनरी के लिए मेमोरी लोकेट होगा, है कि नहीं। अब इसमें डाटा तो अभी गया नहीं है, इसके N1 के रियल और इमेजिनरी में डाटा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N1 का इनपुट कॉल करेगा, N1 का इनपुट कॉल होगा, है ना। N1 ऑब्जेक्ट जब इनपुट कॉल करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, समझिए इस बात को अच्छे से, प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। N1 में जब आप इनपुट कॉल करेंगे तो N1 के रियल और इमेजिनरी पार्ट में डाटा इंसर्ट हो जाएगा, और उसी तरीके से आपको किस में कॉल करना पड़ेगा, N2 का इनपुट। तो N2 डॉट इनपुट आप लिखेंगे, तो N2 के रियल और इमेजिनरी पार्ट में डाटा इंसर्ट हो गया। मेरी बात समझ में आई क्या आपको, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होना चाहिए। आप कहेंगे मैम जब आपने N1 में डाटा इनपुट कर दिया, N2 में डाटा इनपुट कर लिया, तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अब आपको ऐड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ ऐड लिखने मात्र से ये फंक्शन कॉल होगा, तो आप कहेंगे मैम मैं नहीं होगा, क्योंकि क्लास का अगर मेंबर फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप, तो क्लास का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और तरीका हो सकता है कि यहाँ मैं एक और N3 ऑब्जेक्ट बना दूं, ठीक है, और इसमें भी मैं क्या करूं, N3 ऑब्जेक्ट बना दूं। तो N3 में तो अभी आपका कोई डाटा इंसर्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है कि आप N3 ऑब्जेक्ट से ऐड कॉल करें और इसमें पास क्या कर दीजिए, N1 और N2 का डाटा, ठीक है, N1 और N2 का डाटा। तब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो N1 आपका आ रहा है डाटा वो C1 ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा और N2 का डाटा C2 में कॉपी हो जाएगा। मतलब
N1 का जो रियल पार्ट है वो C1 के रियल पार्ट में कॉपी हो जाएगा और N1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो C1 के इमेजिनरी पार्ट में कॉपी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से N2 का जो रियल पार्ट है वो C2 के रियल पार्ट में और N2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो C2 के इमेजिनरी पार्ट में कॉपी हो जाएगा। वेरी क्लियर। और ये जो कॉल हुआ इसको किसने कॉल किया है? N3 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अब आप ये C3 एक कॉम्प्लेक्स C3 को बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली रियल और इमेजिनरी लिख दीजिए तो भी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो C3 है ये जो रियल है ये किसका रियल है? C3 का रियल है। समझे? क्यों? N3 का रियल है। अब आप बताएं क्यों? तो N3 का जब रियल होगा, ठीक ना, तो यहाँ N3 क्योंकि आपने N3 के साथ इसको बाउंड किया है, कॉल किया है, तो N3 के पास भी तो रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो जब आप यहाँ कुछ नाम नहीं देते हैं, रियल और इमेजिनरी लिखते हैं, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि ये N3 का ही रियल और इमेजिनरी है। ठीक है, इसको आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने आउटपुट फंक्शन लिखा था, ठीक है, तो ये आउटपुट फंक्शन में अभी भी बना देती हूँ एक, इसको चेक करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ सी आउट लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए आफ्टर एडिशन, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए आफ्टर एडिशन। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम आउटपुट आएगा। आफ्टर एडिशन करके आप यहाँ भी रियल आउटपुट लीजिए और यहाँ पर भी इमेजिनरी आउटपुट लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप यहाँ पर, लेकिन तब क्या कॉल करना पड़ेगा? N3 के साथ आउटपुट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक, तो जब आप N3 को आउटपुट फंक्शन से कॉल करेंगे तो ये जो आउटपुट यहाँ प्रिंट करेगा सेम आउटपुट यहाँ भी प्रिंट करेगा। समझ में आई बात? तो चलिए इसको समझने के लिए 5 मिनट और समय दीजिए। आप लोग बिल्कुल नए नए हैं अभी आप C++ में, तो ये सिंपल चीजें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सी दिख रही होंगी, बाकी है ये बड़ा सिंपल। तो इसको हम फिर से ऐसे समझते हैं, सबका डाटा लिखती हूँ मैं। ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है? ये N1 हो गया, ठीक ना, और ये क्या हो गया? N2। मैंने क्या बोला कि जब N1 के लिए इनपुट कॉल होगा तो रियल और इमेजिनरी में इसमें कोई डाटा, मान लीजिए 2 और 5 आपने इनपुट कर दिया, ओके। फिर N2 के लिए जब इनपुट कॉल होगा तो इसके भी रियल में और इमेजिनरी में जाएगा, तो ये रियल इमेजिनरी किस में इनपुट करेगा? तो ये इनपुट करेगा N2 के रियल पार्ट में। जब सपोज आपने इसमें 3 और 8 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए जब आपका N3 कॉल होगा तो N1 पास हो रहा है, N1 के रियल और इमेजिनरी में। अब देखिए जब डाटा टाइप मेरा फंक्शन कॉल होता है तो उसमें पैरामीटर पास होता है और जो रिसीव करता है उसका टाइप मैच होना चाहिए। तो देखिए N1 को रिसीव करने वाला जो टाइप होगा, चूंकि N1 का टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स है ना। देखिए N1 का टाइप आपने क्या माना है? कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल आप चाहे N1 लिखिए चाहे C1 लिखिए, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका टाइप क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये C1 के लिए फिर से यहाँ एक मेमोरी लोकेट होगा, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा? ये भी रियल और इमेजिनरी दो पार्ट बनेगा। और यहाँ पर भी C2 के लिए अलग मेमोरी लोकेट होगा, जैसे कि आपके C प्रोग्रामिंग में होता था, है ना। तो यहाँ पर जो N1 का रियल है जैसे 2 और N1 का जो इमेजिनरी है 5, वो इसमें कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली ये जो N2 आ रहा है वो C2 में कॉपी होगा, यानी 3 इसके रियल पार्ट में और 8 इसके इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा। समझे क्या? और यहाँ पर जो N3 था इसमें अभी आप कुछ भी डाटा इनपुट नहीं किए हैं, लेकिन मेमोरी तो लोकेट होगा, इसका भी विजिबल है ना। यस, मेमोरी तो इसका भी लोकेट होगा N3 में, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि N3.add आपने कॉल किया है, ठीक ना, तो N3.add में क्या होगा? N3 के रियल और N3 के इमेजिनरी में C1 का रियल और C2 का रियल जुड़ करके किसमें जाएगा? N3 के रियल में। C1 का इमेजिनरी और C2 का इमेजिनरी जुड़ के किसमें जाएगा? C3 के इमेजिनरी में। क्यों ये C3 का ही होगा? क्योंकि आपने सॉरी N3 का होगा, क्योंकि N3 से ही बाउंड करके आपने कॉल किया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो आउटपुट आपको रियल इमेजिनरी आएगा वो किसका आएगा? N3 का आएगा। तो यही मैंने बोला कि यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा? तो ये देखिए ऐड कीजिए ना आप, ये इस C1 का रियल और C1 का रियल यानी कि 5 हो जाएगा, 2 + 3 5, और इसका इमेजिनरी 5 + 8 13,
तो ये 5 और 13 आपको आउटपुट आएगा। और अगर यही सेम n3 डॉट आउटपुट आप प्रिंट करिएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5 और 13। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा आपका रियल और इमेजिनरी गया ये किस में गया, तो n3 में गया। आई बात समझ में? और ये जब आप n3 डॉट आउटपुट आपने कॉल किया तो यहाँ पर भी जो रियल इमेजिनरी आउटपुट में आ रहा है आपको, ये किसका रियल इमेजिनरी आउटपुट में आ रहा है, तो n3 का रियल इमेजिनरी आउटपुट में आ रहा है। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी बड़ी खासियत है, ये इसी तरीके से इंटरनल बाउंडिंग होता है आपके C++ प्रोग्रामिंग में। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको जावा में, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर आप यहाँ एक जगह इस बात को समझ रहे हैं तो आपको हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में यही एक बात है। जैसे सी का जो फॉर लूप अगर आपने एक बार समझ लिया, या सी का जो कोई सा भी इफ एल्स इफ समझ लिया, तो उसका कॉन्सेप्ट कहीं चेंज हुआ है क्या, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए। तो उसी तरीके से अगर आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्ट, ठीक ना, कैसे पास हो रहा है, कैसे बाउंड हो रहा है, तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप C++ में समझ रहे हैं, यही सब जगह हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होगा, ये कहीं चेंज नहीं होगा। तो प्लीज गिव अटेंशन हियर, दिस इज रियली वेरी सिंपल। हम लोग क्या बोले कि यहाँ जो एसोसिएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने n1 डॉट इनपुट लिखा है तो भले ही यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, ये रियल इमेजिनरी किससे डिसाइड होगा, ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो ये किससे डिसाइड हो रहा है, n1 का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने इनपुट को किससे बाउंड किया है, n1 से, n1 कॉल कर रहा है, तो ये n1 का रियल इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जब आप n2 डॉट इनपुट किया है आपने, तो सवाल उठता है ये रियल इमेजिनरी किसका, तो n2 का रियल इमेजिनरी कॉल होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप कह रहे n3 डॉट ऐड, तो देखिए ये n1 n2 तो जा रहा है, तो इसको तो कोई रिसीव कर रहा है C1 C2, तो इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा C1 डॉट रियल, C2 डॉट रियल, C1 डॉट इमेजिनरी, C2 डॉट इमेजिनरी। लेकिन इस तरफ जो हमने रियल इमेजिनरी लिखा है, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, n3 का रियल, n3 का इमेजिनरी, ठीक ना। तो यहाँ जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ n1 से बाउंड किया था तो ये n1 का रियल इमेजिनरी हो गया, ये n2 का रियल इमेजिनरी हो गया। उसी तरीके से जब n3 को ऐड कॉल कर रहा है, ऐड n3 ऐड को कॉल कर रहा है, तो इसमें जो रियल इमेजिनरी लिखा हुआ है वो किसका होगा, n3 का होगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो ये n3 के रियल इमेजिनरी में ही जा रहा है। हालांकि आउटपुट तो मैंने यहाँ आपको प्रिंट कर दिया कि भाई इसका रियल, इसका रियल, इसका इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी, ये आपको आउटपुट क्या देगा 5 और 3, ठीक। तो उसी तरीके से आप जब आप आउटपुट फंक्शन भी कॉल करोगे n3 ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो ये रियल इमेजिनरी किसका प्रिंट करेगा, n3 का, क्योंकि n3 के मेमोरी में आपका रियल और इमेजिनरी में जो है क्या रखा हुआ है, 5 और 13 रखा हुआ है, तो आप इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, देख रहे हैं ना आप कि आप जो है ये फंक्शन, अच्छा ये प्रोग्राम क्या अभी रन करेगा तो कंपाइल टाइम एरर देगा, तो अब आप लोग बता सकते हैं क्या एरर देगा, तो एरर ये देगा कि ये रियल इमेजिनरी तो चलिए प्राइवेट है तो ठीक है, क्योंकि हमने कहीं भी मेन में रियल इमेजिनरी को एक्सेस नहीं किया, जो भी रियल इमेजिनरी को एक्सेस किया है वो इसी क्लास का मेंबर फंक्शन यूज किया है, तो ये तो प्राइवेट एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, ऐड फंक्शन है, ये सब आपका बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नहीं लिखे तो सब क्या बन गया, प्राइवेट बन गया, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप बोलेंगे क्यों मैम, क्योंकि आपको याद है कि जो प्राइवेट होता है वो मेन में एक्सेसिबल नहीं होता है, तो मेन में उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, पब्लिक। तो पब्लिक करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा, यहाँ पर PUBLIC सब स्मॉल में और कोलोन दे देना होगा, है ना। तो पब्लिक के नीचे जो भी लिखा हुआ है क्लास का डेफिनेशन जहां तक है वो सब क्या बन गया, आपका पब्लिक बन गया। तो अब ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली क्या होगा, कंपाइल होगा, क्योंकि मेन से अब ये तीनों फंक्शन पब्लिक बन गया है, तो कॉल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहेंगे, जैसे सी में आप स्कैनफ और प्रिंटफ जब आप यूज करते थे तो वहां studio.h का मदद लेते थे, है ना। तो यहाँ पर भी एक हेडर फाइल आपको चाहिए, उसका नाम है iostream.h। यहाँ क्या नाम है,
इंक्लूड iostream.h आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि iostream.h के अंदर ही जो आप यहाँ पर बार बार सी इन और सी आउट ले रहे हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक ना, जो जिसमें इनपुट आउटपुट के लिए फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो ये सब आपको ओवरलोडिंग जब पढ़ाएंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टिल दैट टाइम आप ये रिमेंबर कीजिए कि अगर C++ में हमको कुछ इनपुट करना है तो सी इन और इन डायरेक्शन ऑपरेटर इस तरफ का यूज करेंगे, और सी आउट अगर आउटपुट हमको लेना है तो सी आउट ऑल इन स्मॉल लेटर, और आउट डायरेक्शन ऐसे हमको ऑपरेटर का यूज करना है, ठीक ना, डबल आउट डायरेक्शन, ठीक। तो इस तरीके से इसमें इनपुट आउटपुट होता है, और ये दोनों का जो डेफिनेशन है वो iostream.h हेडर फाइल में रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये 100% सही प्रोग्राम है। अगर आप टाइपिंग मिस्टेक नहीं करेंगे तो एब्सोल्युटली ये आपका कंपाइल करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एरर आता है तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक देख लें, जैसे कॉम्प्लेक्स में अगर सी यहाँ कैपिटल लिखा है तो हर जगह आपको सी कैपिटल लिखना पड़ेगा, हेयर ऑल्सो। यहाँ पर भी आपको सी क्या दिखने चाहिए, कैपिटल, अदरवाइज कहीं स्मॉल हो जाएगा तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो उसको लगेगा कि ये क्या है कि कुछ और शब्द है, ठीक है। तो होप करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। और जैसे यहाँ पर दो फंक्शन तो मैंने क्लास के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया, एक क्लास के बाहर किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम लिख करके इसको डिफाइन कर दिया। चूंकि पैरामीटर, अच्छा यहाँ एक और गलती हो गई है, ऐड जो डिक्लेयर आपने किया है तो इसमें पैरामीटर आप पास करें, पैरामीटर भी दिखाना पड़ेगा। बोलिए क्या डिक्लेरेशन में डेटा टाइप देना पड़ता है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या किए हैं आप, दो डेटा टाइप आपने इसमें, दो ऑब्जेक्ट क्या किया है फंक्शन में, जब आपने कॉल किया है तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट को पास किया है, इसीलिए यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइप का रिसीव किया है। तो यहाँ जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप डेटा टाइप देते हैं। ये सब बेसिक जो सी में फंक्शन का आप पढ़े हैं वो C++ में तो नहीं चेंज होगा। ठीक उसी तरीके से जो C++ में ऑब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में चेंज नहीं हो सकता है। तो आप एक बार अच्छे से C++ को समझ जाइएगा, आपको हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज समझना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे वो जावा ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन इसको समझना चाहिए आपको अच्छे से। होप करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये शुरुआती चीज है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट आपके लिए। तो अगर कहीं समस्या हो रही हो तो प्लीज एक बार और वीडियो को रिमाइंड करके अच्छे से देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आएगा, मतलब आएगा। अगर वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो लगता है मैंने हर एक बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कॉपी पर लिखते जाइएगा तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम फिर से आपको कुछ नया वीडियो लेकर के आपके पास हाजिर होंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।